हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। सो इम्पीचमेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 61 में दिया गया है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब अगला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट। महाभियोग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग का क्या अर्थ है? सो द मीनिंग ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि महाभियोग का अर्थ है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। अब इस बात का क्या मतलब है? सो इस बात का ये मतलब है कि जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति है, यानी कि उस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति का पद धारण किया हुआ है, तो अब उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से हटाने को महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पद को धारण किया है, उस व्यक्ति से उस पद को छीन लेना, उस व्यक्ति को उस पद से हटा देना। उसके बाद फ्रेंड्स, अब अगला सवाल आता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड, यानी कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी कि यदि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है, कौन राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है। सो फ्रेंड्स, संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति है, यानी कि संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट चलाकर प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकता है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर हटाया जा सकता है। ओके। सो हम अब ये कहेंगे कि संसद राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर पद से हटा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में इस बात को नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति के कौन से कार्य संविधान का उल्लंघन माने जाएंगे। Which acts of the President of India will account for the violation of Constitution? भारत के राष्ट्रपति के कौन से कार्य संविधान का उल्लंघन माने जाएंगे, यानी कि ये पूरी तरह से संसद की मर्जी पर निर्भर है कि संसद राष्ट्रपति के किस कार्य को संविधान का उल्लंघन मानता है और फिर उसका हवाला देते हुए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करता है। ओके। सो इस बात की चर्चा संविधान में नहीं की गई है कि राष्ट्रपति के कौन से कार्य संविधान का उल्लंघन माने जाएंगे, और ये बात पूरी तरह से संसद की मर्जी पर निर्भर है कि संसद राष्ट्रपति के किस कार्य को संविधान का उल्लंघन मानता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब अगली बात यह है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, द रेजोल्यूशन asking for the impeachment of the president can be introduced in either house of the parliament, either in लोक सभा और in राज्यसभा। यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रस्ताव है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है,
उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही सदनों में पेश किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। किसी को भी दूसरे से अधिक या कम शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव या तो लोकसभा में लोकसभा में पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस सदन को हम प्रथम सदन कहेंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस कहेंगे, और जो बचा हुआ दूसरा सदन है उसे हम दूसरा सदन या सेकंड हाउस कहेंगे। तो आपको राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया समझाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में पेश किया गया। तो यहां पर लोकसभा प्रथम सदन यानी कि फर्स्ट हाउस बन जाएगा और राज्यसभा द्वितीय सदन, दूसरा सदन या फिर सेकंड हाउस बन जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश करने के लिए न्यूनतम कितना समर्थन चाहिए। इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहां पर हमने एग्जाम्पल में लोकसभा को प्रथम सदन माना है, यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाना है। तो यदि अब हम सभी जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543। तो 543 का 1/4 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 543 को 4 से डिवाइड करना होगा, और जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 135.75। ओके, यानी कि यदि लोकसभा में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाना है तो इस प्रस्ताव को कम से कम 136 लोकसभा सदस्यों द्वारा पेश किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को कम से कम 136 लोकसभा सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कितनी अधिक मुश्किल और जटिल है, क्योंकि यहां पर बात मैं प्रस्ताव के पारित होने या प्रस्ताव के पास होने की कर नहीं रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रस्ताव के पेश करने की। ओके, तो राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको सिर्फ पेश करने के लिए, उसको सिर्फ सदन में इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में 136 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आगे की प्रक्रिया, व्हाट इज फर्दर प्रोसीजर। अब फ्रेंड्स उसके बाद this resolution can be taken up for further passage in the house only after the expiry of 14 days notice served on the president। क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि अब राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजना होगा, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। किस बारे में सूचना देनी होगी कि भाई लोकसभा में आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लोकसभा में आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ओके, सो इस बात का नोटिस, इस बात की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी, और राष्ट्रपति को इस सूचना के देने के अगले 14 दिनों तक कोई भी आगे की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। ओके, और राष्ट्रपति को नोटिस देने के 14 दिन बाद ही आगे कुछ प्रक्रिया किया जाना संभव है। यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति को नोटिस दिया गया है उससे अगले 14 दिन तक कोई भी आगे की प्रक्रिया नहीं होगी, और राष्ट्रपति को जिस दिन नोटिस दिया गया है उसके जब 14 दिन बीत जाएं उसके बाद ही आगे कोई प्रक्रिया की जा सकती है। तो अब मान के चलिए कि राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया गया और उस नोटिस के 14 दिन भी बीत गए, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब लोकसभा में वोटिंग होगी। यानी कि यह देखा जाएगा कि कितने सांसद जो हैं, कितने लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के लिए सहमत हैं,
और कितने लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति को हटाने से असहमत हैं, यानी कि कितने सदस्य ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए और कितने ये चाहते हैं नहीं हटा दिया जाए। तो अब जो सदस्य यह चाहते होंगे कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो वो इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट देंगे, यानी कि वो हाँ में वोट देंगे, और जो चाहते होंगे कि राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाए तो वो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, यानी कि वो लोग नहीं में वोट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रथम सदन में, तो यहां प्रथम सदन कौन है? लोकसभा है। तो प्रथम सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? व्हाट मेजोरिटी इज नीडेड टू पास द रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रथम सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए, पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सो फ्रेंड्स, प्रथम सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए, पास करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक के बहुमत की आवश्यकता होती है। सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जैसे कि मान के चलिए लोकसभा में वोटिंग करवाई गई। अब हम सभी लोग जानते हैं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। तो हम सबको अब क्या करना है? 543 का 2/3 कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको 543 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो नंबर आएगा 362। ओके, सो फ्रेंड्स, यदि इस संख्या से अधिक लोकसभा सदस्य यदि इस बहुमत का यदि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, यानी कि वो इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो प्रथम सदन में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो मान के चलिए 370 सदस्यों ने हाँ में वोट दिया, यानी कि 370 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 370 सदस्यों ने यह कहा कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। तो अब यह प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाएगा, और जब यह प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाएगा तो अब इसको राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। तो आइए देखते हैं अब राज्यसभा में क्या होगा। अब चूंकि यहां पर प्रथम सदन लोकसभा था, तो यहां पर सेकंड हाउस यानी कि दूसरा सदन राज्यसभा होगा। अब फ्रेंड्स, सेकंड हाउस एक्ट्स एज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बिकॉज सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो दूसरा सदन है वो राष्ट्रपति पर लगे हुए आरोपों का अन्वेषण करेगा। यानी कि दूसरा सदन, यानी कि यहां पर राज्यसभा जो है वो इस बात की जांच करेगा कि क्या राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत हैं। लोकसभा में जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं वो वास्तव में सही हैं या फिर वो गलत हैं। यानी कि जो दूसरा हाउस है वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है, वो अन्वेषण करने वाला सदन है। यानी कि वो इस बात की जांच करेगा कि क्या राष्ट्रपति पर लगे हुए चार्जेस, राष्ट्रपति पर लगे हुए आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, सही हैं या गलत हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जो दूसरा हाउस है, जो दूसरा सदन है, उसका काम क्वासी जुडिशियल नेचर का होता है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय का काम क्या होता है? न्यायालय का काम होता है इस बात का पता करना कि क्या व्यक्ति पर लगे हुए आरोप सत्य हैं या असत्य हैं। तो यहां पर जो दूसरे सदन का काम है वो अर्ध न्यायिक है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड हिम, यानी कि राष्ट्रपति को उसके बचाव करने का अधिकार है। यानी कि जब दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर लगे हुए आरोपों की जांच की जा रही हो तो राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकता है। वो स्वयं जाकर भी अपना बचाव कर सकता है, स्वयं उपस्थित रहकर भी अपना बचाव कर सकता है, या फिर किसी वकील द्वारा भी वो अपना बचाव कर सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। अब मान के चलिए इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पूरी हो गई, तो अब जांच पूरी होने के बाद क्या होगा देखते हैं। अब फ्रेंड्स, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इफ सेकंड हाउस आल्सो passes the resolution by a majority of 2/3 of the total membership of the house, then president stands impeached। यानी कि अन्वेषण के बाद यदि दूसरा सदन भी सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मान के चलिए जो जांच थी, जांच पूरी हो गई, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन
पूरी हो गई। ओके, तो अब क्या होगा, अब राज्यसभा में भी वोटिंग होगी, यानी कि ये देखा जाएगा कि कितने राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और कितने सदस्य इसका विरोध करते हैं। तो जो समर्थन करेंगे यानी कि वो हटाना चाहते हैं वो हाँ में वोट देंगे, और जो विरोध करते हैं वो ना में वोट देंगे, और वो ये चाहेंगे कि राष्ट्रपति को नहीं हटा जाए। अब फिर से वही सवाल उठता है कि दूसरे सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए। तो यहां पर भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 का बहुमत चाहिए। ओके, जैसे कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 245, तो हमें 245 का 2/3 कैलकुलेट करना होगा। तो 245 का 2/3 होगा 163.3, और हमें इससे अधिक सदस्य चाहिए। तो मान के चलिए फ्रेंड्स, 164 राज्यसभा सदस्यों ने, 164 राज्यसभा सदस्यों ने राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो ये जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, और यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है वो राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा, उसका महाभियोग पूर्ण हो जाएगा। तो ये थी राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। अब फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी डन, यानी कि महाभियोग का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी कि न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या ये महाभियोग सही है या नहीं है, यानी कि न्यायालय जो है वो महाभियोग का पुनरावलोकन कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि संघ कार्यपालिका के जितने भी निर्णय होते हैं वो या तो राष्ट्रपति लेता है या फिर वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द यूनियन आर ईदर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और टेकन बाय द प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली जब यह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहा होगा तो उसने स्वयं भी बहुत सारे निर्णय लिए होंगे और सरकार ने इसके नाम पर बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। ओके, तो भले ही इस व्यक्ति को इम्पीच कर दिया गया, इसका महाभियोग पूर्ण हुआ, इसको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, तो भी फ्रेंड्स इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जितने भी निर्णय लिए थे या इसके नाम पर जितने भी निर्णय लिए गए थे वो सभी निर्णय मान्य रहेंगे, वो सभी निर्णय वैलिड रहेंगे, वो अवैध नहीं बनेंगे, वो वैध रहेंगे, मान्य रहेंगे, वैलिड रहेंगे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक है असेंट टू द लेजिस्लेशंस बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंजूरी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई भी विधेयक बिल कैसे बनता है, कोई भी विधेयक अधिनियम कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, यानी कि कोई भी बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मान के चलिए सबसे पहले किसी विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। ओके, अब लोकसभा में उस विधेयक पर वोटिंग होगी, उस बिल पर वोटिंग होगी, और यदि मान के चलिए वो विधेयक जो है, वो बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाएगा। उसके बाद उस विधेयक पर राष्ट्रसभा में वोटिंग होगी। अब यदि वो राष्ट्रसभा में भी पास हो गया, उसको राष्ट्रसभा में भी बहुमत मिल गया, तो अब इस विधेयक को, इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ओके, और यदि राष्ट्रपति अपनी मंजूरी इस विधेयक को दे देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तभी ये बिल अधिनियमित होगा, तभी ये बिल अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा, यानी कि तभी ये बिल एक्ट बनेगा। और यदि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, इस बिल पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो ये लैप्स हो जाएगा, यानी कि ये वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक और मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं। अब संवैधानिक संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से बिल्स होते हैं? जो कि संविधान में संशोधन करना चाहते हों, जिनका उद्देश्य संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करना हो, बदलाव करना हो। अब मनी बिल या धन विधेयक क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अलग से लेक्चर लेना है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब संसद द्वारा पारित किया जाता है और उसे राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि मान के चलिए कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक है, उसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया और उसके बाद उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा,
तो अब राष्ट्रपति के पास दो चॉइस होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। सबसे पहली विकल्प होता है कि राष्ट्रपति उसको अपना एसेंट दे दे, यानी कि उसको अपनी मंजूरी दे दे और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे। तो ये जो विधेयक है ये अधिनियमित हो जाएगा और एक अधिनियम यानी कि एक कानून बन जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास होता है टू अप्लाई एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि उस विधेयक पर आत्यंतिक वीटो लगा दे। आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति पूर्णतः उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे। राष्ट्रपति ये कह दे कि मैं इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा और वो विधेयक जो है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो विधेयक जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने पूर्णतः मना कर दिया है कि मैं इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं इस विधेयक पर अपने साइन नहीं करूंगा और मैं इस विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही लगा सकता है। राष्ट्रपति बिना केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ओके, अब आइए चर्चा करते हैं धन विधेयक के बारे में, यानी कि मनी बिल के बारे में। तो मान के चलिए किसी धन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और उसको राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया। अब फिर से राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी दे दे, यानी कि प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट, यानी कि उस पर हस्ताक्षर कर दे। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि फिर से राष्ट्रपति उस पर आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई कर दे। और जब राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और जब उसको अपनी स्वीकृति दे देंगे, अपनी मंजूरी दे देंगे, तब क्या होगा, वो बिल अधिनियमित हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो केवल केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही लगा सकते हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर फिर इन दोनों में अंतर क्या है? संवैधानिक संशोधन विधेयक में भी और धन विधेयक में भी राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे रहे हैं या फिर आत्यंतिक वीटो लगा रहे हैं। तो इनमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है, और बहुत गहरा डिफरेंस है। वो ये है कि जब राष्ट्रपति के सामने कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो दो ऑप्शंस हैं, यानी कि या तो वो अपनी स्वीकृति दे या आत्यंतिक वीटो लगाए, ये संविधान के तहत दिए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिए गए हैं। यानी कि राष्ट्रपति को या तो अपनी स्वीकृति देना है या फिर उस पर आत्यंतिक वीटो लगाना है, और आत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से ही लगा सकता है। तो ये बात संविधान में दी हुई है, यानी कि ये राष्ट्रपति की संवैधानिक कर्तव्य है, एक प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन जब किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है तो ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के पास दो ही विकल्प होंगे कि या तो वो उसको अपनी परमिशन दे या फिर उस पर आत्यंतिक वीटो लगाए। ये बात एक कन्वेंशन है, ये बात कन्वेंशन के तहत दी गई है, यानी कि एक परंपरा के तहत दी गई है। यानी कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देश होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम वाले देश होते हैं, उनमें एक परंपरा है, उनकी रीति है, उनका ये रिवाज है। ओके, सो उनकी ये परंपरा है कि जब भी राष्ट्रपति के सामने धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसको अपनी मंजूरी देते हैं या फिर उस पर आत्यंतिक वीटो लगा देते हैं। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो चूंकि ये जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है और बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए इससे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आइए फ्रेंड्स, हम ऑर्डिनरी बिल ऑफ फाइनेंस बिल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है जब राष्ट्रपति के सामने कोई साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पेश किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति के समक्ष साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को पेश किया जाता है उस समय राष्ट्रपति के पास चार चॉइस होती हैं, यानी कि चार विकल्प होते हैं। तो सबसे पहला विकल्प होता है कि राष्ट्रपति अपना एसेंट दे दे, यानी कि स्वीकृति दे दे, मंजूरी दे दे। तो यदि राष्ट्रपति बिल को अपनी मंजूरी दे देते हैं और उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह जो विधेयक है, वह जो बिल है वो अधिनियमित हो जाएगा, यानी कि वो एक एक्ट बन जाएगा, वो पास हो जाएगा, यानी कि वो एक अधिनियम बन जाएगा। अब दूसरा विकल्प होता है कि राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई कर दें, यानी कि आत्यंतिक वीटो अप्लाई कर दें। और यदि राष्ट्रपति उस पर आत्यंतिक वीटो अप्लाई करते हैं, यानी कि वो जो विधेयक है वो लैप्स हो जाएगा, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री परिषद
यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से आत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई सस्पेंसिव वीटो इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड फिनेंस बिल, यानी कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि मान के चलिए राष्ट्रपति के समक्ष कोई बिल पेश किया गया जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है। अब राष्ट्रपति चाहें तो इस बिल को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति इस बिल को संसद के पास वापस भेज सकते हैं कि संसद इस पर एक बार और पुनर्विचार कर ले। अब फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चाहे तो इसमें कुछ सुझाव दे दे कि आप ये बदलाव कर दो बिल में, और चाहे तो बिना सुझाव के भी इस बिल को संसद के पास वापस भेज सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि संसद के दोनों सदन फिर से इस बिल को पारित कर देते हैं, भले ही उन्होंने कोई भी इसमें संशोधन किया हो या फिर उन्होंने इसका एक शब्द भी ना बदला हो, तो भले ही संशोधन करके या बिना संशोधन करके भी यदि संसद के दोनों सदन इस बिल को पुनः पारित कर देते हैं, तो अब इस बार राष्ट्रपति उस बिल को अपने हस्ताक्षर करने के लिए, उस बिल को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि अब राष्ट्रपति को उस बिल पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कोई एक ऐसा विधेयक है, कोई एक ऐसा बिल है जिसे कि राष्ट्रपति महोदय जानते हैं कि वो भारत के लिए और भारत की जनता के लिए अच्छा नहीं है। ओके, अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प हैं? सबसे पहली चीज तो है कि राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे दें, तो मंजूरी देंगे तब तो फिर वो पास ही हो जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, यानी कि ये विकल्प का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा विकल्प है कि वो आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई करें, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो में क्या प्रॉब्लम है कि वो केवल केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और केंद्रीय मंत्री परिषद ऐसी कोई सलाह राष्ट्रपति को दे ही नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप इस बिल को पास करें, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गया। अब तीसरा ऑप्शन है निलंबनकारी वीटो, लेकिन राष्ट्रपति जानते हैं कि यदि निलंबनकारी वीटो लगाया और संसद ने इस बिल को पुनः पारित कर दिया तो मैं बाध्य हो जाऊंगा इस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए। तो क्या किया जाए? अब फ्रेंड्स, संविधान में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर कितने समय में हस्ताक्षर करने हैं। तो अब इस बात का फायदा भारत के राष्ट्रपति उठा सकते हैं। कैसे? मान के चलिए यदि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई मित्र है जो आपको बहुत परेशान करता है, तो आप चाहते हैं कि अब आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, आप उसका सीन ही नहीं करेंगे। वो आपको एफबी पे मैसेज करेगा, इंस्टा पे मैसेज करेगा, आप उसका मैसेज सीन नहीं करेंगे। वो आपको कॉल करेगा, आप उसका कॉल पिक नहीं करेंगे, यानी कि आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, जैसे कि वो इस दुनिया में हो ही ना। तो पॉकेट वीटो या फिर जेबी वीटो भी इसे कहा जाता है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जो कि चौथे प्रकार का वीटो है, इसमें भारत के राष्ट्रपति महोदय यही करते हैं। क्योंकि संविधान में किसी भी समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कितने समय में किसी भी बिल को अपनी स्वीकृति दें, तो राष्ट्रपति महोदय अब क्या करेंगे? अब ना तो वो इस बिल को अपनी स्वीकृति देंगे, ना स्वीकृति देने से मना करेंगे, और ना ही उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। वो इस बिल को अपनी जेब में डालेंगे और बस भूल जाएंगे कि वो बिल मेरे पास है या नहीं, यानी कि वो उस बिल को एक तरह से इग्नोर कर देंगे और वो बिल अनंत काल तक उनकी जेब में पड़ा रहेगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, यानी कि राष्ट्रपति ने उस बिल को इग्नोर कर दिया, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो ना तो उसे मंजूरी दे रहे, ना मंजूरी देने से मना कर रहे, और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहे। उन्होंने उस बिल को अपनी जेब में डाला और वो अपने काम में लग गए, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति एक गलत विधि को, एक गलत बिल को, एक गलत विधेयक को अधिनियमित होने से रोक सकते हैं। ओके, सो इसके साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल ये उठता है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अब अगला सवाल ये उठता है, व्हाट इज द मीनिंग
ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश का अर्थ क्या है? सो ऑर्डिनेंस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अध्यादेश का अर्थ है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी कि अध्यादेश का अर्थ है कि राष्ट्रपति की विधि बनाने की, राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति। सो फ्रेंड्स, जैसे कि भारत में विधि कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है? तो यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के लिए यानी कि पूरे देश के लिए संसद विधि बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसके थ्रू राष्ट्रपति को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति भी कानून बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इट हैज सेम पावर, सेम फोर्स एंड वैल्यू एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का मूल्य, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, यानी कि जितनी शक्ति, जितना प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, बिल्कुल उतना ही प्रभाव, उतनी ही शक्ति, उतना ही महत्व राष्ट्रपति द्वारा बनाए हुए अध्यादेश का होता है। ओके, सो राष्ट्रपति का अध्यादेश और संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून दोनों ही क्या है? दोनों ही विधि हैं, दोनों ही कानून हैं, और दोनों का जो प्रभाव है, दोनों की जो शक्ति है वो समान होती है। अब इसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस बनाने की पावर, यानी कि अध्यादेश बनाने की शक्ति का कब प्रयोग करते हैं? सो व्हेन वन और बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, देन प्रेसिडेंट यूजेस हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब संसद के एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विधि बनाने का वास्तविक कार्य, प्राइमरी कार्य किसका है? संसद का है। लेकिन मान के चलिए कि लोकसभा और राज्यसभा या इनमें से कोई भी एक यदि सत्र में ना हो, उनका सत्र नहीं चल रहा हो, और ऐसे में कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़े जिसमें एक आवश्यक रूप से अर्जेंट नीड हो, एक इमरजेंसी नीड हो कि एक विधि बनानी ही है, यानी कि यदि लोकसभा या राज्यसभा या दोनों ही सदन सत्र में नहीं हो और विधि बनाने के लिए आवश्यकता आ जाए, यानी कि एक अर्जेंट नीड आ जाए कि लॉ बनानी ही है, विधि निर्माण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता आ जाए कि विधि बनानी ही पड़ेगी, एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अब विधि बनाना ही है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति अध्यादेश बना सकते हैं, और अध्यादेश को जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया हुआ अध्यादेश है उसका जो प्रभाव होगा, उसकी जो शक्ति होगी, उसका जो महत्व होगा, वो संसद द्वारा बनाए गए विधि के समान होगा। यानी कि यदि संसद के दोनों सदन या उनमें से एक भी सदन अपने सत्र में नहीं है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश बना सकते हैं, ताकि देश का जो कार्य है, देश की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके, वो स्मूथली काम कर सके। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस कैन बी यूज्ड टू इशू अ न्यू लॉ और टू अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज और ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश का इस्तेमाल नए कानून को जारी करने या मौजूदा कानून या अध्यादेश में संशोधन करने के लिए किया जा सकता है। ओके, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश बना के एक नया कानून भी बना सकते हैं बिल्कुल, या फिर कोई पहले से कोई कानून है उस कानून में संशोधन भी कर सकते हैं, या किसी पुराने अध्यादेश में भी संशोधन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो विधि बनाने की शक्ति है वो बिल्कुल उससे, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है उससे वो जो अध्यादेश बनाएंगे उसका जो प्रभाव है, उसका जो महत्व है, वो बिल्कुल संसद द्वारा बनाए हुए कानून के समान होता है। आइए अब देखते हैं सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय। ओके, सो सबसे पहले ऑर्डिनेंसेस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। जैसे कि यदि संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि न्यायपालिका इस बात की जांच कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का जांच कर सकता है कि क्या ये कानून सही है या गलत है, क्या ये कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। बिल्कुल उसी प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। उसके बाद ऑर्डिनेंस नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबल, यानी कि अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों द्वारा सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में विधि बनाने की ड्यूटी किसकी है? विधि बनाने की मेन शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उस स्थिति में बना सकते हैं जब संसद का एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो, और यदि संसद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं बना सकते। ओके, अब फ्रेंड्स,
यदि अब फ्रेंड्स मान के चलिए राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश बनाया, कोई ऑर्डिनेंस बनाया, अब संसद के दोनों जो सदन हैं वो अपने सत्र में आ गए, यानी कि संसद के दोनों सदनों का सत्र प्रारंभ हो गया। तो जिस तारीख से मान के चलिए पहले लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ और उसके कुछ दिन बाद राज्यसभा का सत्र प्रारंभ हो गया। तो जिस तारीख से बाद वाले सदन का यानी कि राज्यसभा का सत्र प्रारंभ हुआ होगा, यदि ओके, और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान के चलिए पहले राज्यसभा का सत्र प्रारंभ हो गया और उसके बाद लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। ओके, तो यदि लोकसभा का सत्र बाद में प्रारंभ हुआ है तो जिस तारीख से लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है उस तारीख से 6 हफ्तों के भीतर, उस तारीख से 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित कराने की आवश्यकता होती है। और यदि संसद के दोनों सदनों ने इसको अनुमोदित नहीं किया, इसको अप्रूव नहीं किया, तो ये अध्यादेश लैप्स हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन प्रैक्टिस द पावर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति वास्तव में केंद्रीय मंत्री परिषद की शक्ति है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही बना सकता है। बिना केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं बना सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें। और नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।